अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ये चैप्टर नंबर 3 का बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो यही है जो आज हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जो आप नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ज़रा डिफरेंट वे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इस टॉपिक की जो आउटलाइन है उसमें सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है आइसोलेटेड सिस्टम को, फिर हमने स्टेटमेंट इसकी बतानी है इस लॉ की, फिर एक्सप्लेनेशन एंड पे बताना है रीज़न क्या है मोमेंटम कंजर्व रहने की। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है इसको जानने से पहले हमें पहले आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब पता होना चाहिए। आइसोलेट का मतलब होता है अलहदा हो जाना, तन्हा। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो, उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हों विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, या कोई ऐसा सिस्टम जिसमें दो बॉडीज दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं, कोई तीसरा बंदा कोई तीसरी फोर्स ना हो, बस वही जो बॉडीज विद इन दी सिस्टम है वही उसे फोर्स लगा रही हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स। एक ऐसा सिस्टम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करने के बाद एग्जांपल आप दे देना। ई डॉट जी स्टैंड फॉर एग्जांपल गिवन कि गैस कंटेनर एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं विद ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। कि एक गैस कंटेनर आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं ड्यू टू देयर रैंडम मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वैसे आपको मैं बताऊं कि आइसोलेटेड सिस्टम 100% होना एक आइडियल केस है। रियल में कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो उस पर ग्रेविटी फोर्स अमल करती ही है। तो हम जो गैस कंटेनर को आइसोलेटेड कह रहे हैं ना, वो भी अप्रोक्सीमेशन लगा के कह रहे हैं, क्योंकि गैस कंटेनर के मॉलिक्यूल्स पे एक्सटर्नल ग्रेविटी फोर्स तो है ना, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स का मास वेरी स्मॉल होने की वजह से उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं और गैस कंटेनर को हम क्या कह देते हैं? एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करने के बाद आपने स्टेटमेंट बतानी है। जो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कोई भी सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो और उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हो, तो उनका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा ना बिफोर कोलिजन, वही मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब यह है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल। जिस तरह आप बुलेट और गन वाली एग्जांपल में देखें कि बुलेट और गन वाली एग्जांपल में इनिशियल मोमेंटम 0 है, बुलेट भी रेस्ट में गन भी रेस्ट में। तो बुलेट हम जब फायर करते हैं, बुलेट आगे की तरफ जाती है, गन पीछे की तरफ आती है ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिएक्शन फोर्स की वजह से। तो टोटल फाइनल मोमेंटम भी 0 है, क्योंकि बुलेट का मोमेंटम अगर 10 न्यूटन सेकंड है तो गन का -10 होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो फाइनल मोमेंटम हम जब बुलेट और गन के मोमेंटम को ऐड करके निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा। समझ आई बात? तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही फाइनल होता है। अब बेटा हमने इस बात को एक्सप्लेन करना है और साबित करना है कि वाकई ऐसा होता है। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे डायग्राम जो बनाई है आपने प्रॉपर इसी तरह बनानी है एज इट इज़। बच्चे तीनों इकट्ठी बना देने एक ही लाइन में, ऐसा नहीं करना कि दो मैस है M1 M2 ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हैं, ये मूव कर रहे हैं और M1 की वेलोसिटी आप ज्यूम कर लो कि M2 से थोड़ी ज़्यादा है। ये बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है? V2। अब ये दोनों आपस में कोलाइड कर गए हैं, ये एड कोलिजन। तो ये थोड़ी आगे यूँ आपने डायग्राम बनानी है। अब कोलाइड करने के बाद जब दोनों मूव करना शुरू हो गए हैं तो आफ्टर कोलिजन मैस 1 की वेलोसिटी है V1 प्राइम, मैस 2 की वेलोसिटी क्या है? V2 प्राइम। यानी इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल से मुख्तलिफ करने के लिए हमने प्राइम लगाया है। तो बेटा जी के कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम इन विच टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स। नॉन रोटेटिंग से मुराद क्या है कि सिर्फ वो लीनियर वेलोसिटी कवर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हैं, वो घूम नहीं रहे, बस बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं बस वो। क्योंकि अगर वो घूमेंगे तो फिर तो हमें एंगुलर वेलोसिटी की बात भी करनी पड़ेगी। हम यहाँ में सिर्फ लीनियर वेलोसिटी की बात करें, इसलिए हम नॉन रोटेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, आगे लाइन भी आना है, एड वेलोसिटी V1 एंड V2।
एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मास m1 m2 बिकम्स v1 प्राइम एंड v2 प्राइम इन सेम डायरेक्शन। यानी जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है वही हमने लिख दी है। तो हमने यहाँ पे साबित करना है कि इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम जो टोटल है वही फाइनल मोमेंटम है। इसके लिए हमने दोनों मैसेज की चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करना है। पहले मैं m1 की फाइंड कर रहा हूँ। इसके लिए मैं इम्पल्स का फॉर्मूला यूज़ करूँगा जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो पहले मैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 निकालता हूँ तो किसके बराबर आएगा m1 v1 प्राइम, यानी कि m1 का फाइनल मोमेंटम माइनस m1 v1 यानी कि m1 का इनिशियल मोमेंटम। तो m1 के फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दूंगा तो किसके बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम, जो किसके बराबर होगा इम्पल्स के, यानी फोर्स ज़रब टाइम। f यहाँ पे कौन सी फोर्स है जो m1 पे अमल करेगी। देखिए m1 या m2 पे टकराएगा ना तो m1 सिर्फ m2 पे फोर्स नहीं लगाएगा, m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगा। बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन का रिएक्शन भी तो होगा ना, ठीक है। इस तरह चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2 किसके बराबर होगा m2, यहाँ पे m2 आएगा तो m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 यानी कि m2 का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा इम्पल्स के। यहाँ पे f के ऊपर मैंने प्राइम लगा दी, यानी f प्राइम वो फोर्स है जो m2 पे अमल कर रही है। आप चाहे इस वाली फोर्स पे प्राइम लगा दें या इस पे, इसका इश्यू नहीं है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, प्राइम वाली रकम पहले नंबर पे नहीं लिखते हैं, आपने पहले लिखनी है प्राइम वाली, यानी फाइनल मोमेंटम आपने पहले लिखना है, इनिशियल बाद में लिखना है। और कई बच्चे इधर 1 है इधर 2 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, दोनों तरफ 1 1 ही रहेगा। जब m2 की चेंज इन मोमेंटम की बात करें दोनों तरफ 2 2 ही आएगा। अब दोनों का हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया है तो बेटा हमने दोनों का चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, m1 का भी और m2 का भी, इम्पल्स के फॉर्मूले की मदद से। अब इसे इक्वेशन 1 मैंने कह दी, इसे इक्वेशन 2, दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया ऐड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेफ्ट को ऐड करना है, राइट हैंड साइड में हमने राइट को ऐड किया। यानी ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो मैंने लेफ्ट में लेफ्ट को जब ऐड करूँगा तो टाइम कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा f प्लस एफ प्राइम, और राइट हैंड साइड मैंने राइट हैंड साइड में ऐड किया एज इट इज़, बस दरमियान में प्लस आ गया, ऐसा ही है। अब बेटा जी बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन f बराबर होगा माइनस एफ प्राइम की। f क्या है वो फोर्स जो m1 पे अमल कर रही है, f प्राइम क्या है वो फोर्स जो m2 पे अमल कर रही है। तो बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लिहाजा ये दोनों फोर्स बराबर होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, इसलिए एक के साथ मैंने माइनस लगा दिया। तो माइनस वाली फोर्स उधर जाकर क्या हो जाएगी प्लस, तो f प्लस एफ प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसे इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी पूरी 0 हो जाएगी। अब बेटा जी ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये बता रही है कि सम ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 m2 इक्वल टू 0 है। यानी ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम और सेकंड ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम दोनों का सम 0 आ जाना इस बात का सबूत है कि वाकई ओवरऑल कोई चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होगी। समझ आ रही बात। फर्ज क्या एक दो बच्चे हैं, एक की जेब में 100 रुपये है, दूसरे की जेब में 150 रुपये है। अब दोनों एक ने दूसरे को 50, दो हमने 50 रुपये दे दिए एक बच्चे ने, तो क्या होगा एक दूसरे की जेब में 150 हो जाएगा, जिसके 150 है उसकी जेब में क्या हो जाएंगे 100। तो दोनों की चेंज जो आएगी, एक में 50 का इजाफा हुआ, एक में 50 क्या हो गया माइनस, एक में चेंज होगी +50, एक की जेब में चेंज आएगी -50। तो ऐड करके तो आंसर क्या आया 0 ही आया ना। यानी कि दोनों जो स्टूडेंट्स हैं दोनों की जेब में पैसों में जो चेंज है वो उनका सम 0 आया है। इसका मतलब है जितने टोटल इनिशियल रुपीज़ है उतने ही टोटल फाइनल रुपीज़ हैं। टोटल इनिशियल भी 250 हैं, फाइनल भी क्या है 250 ही हैं, बस एक्सचेंज हुआ है। इसी तरह जब हम बात करें यहाँ पे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के चेंज इन मोमेंटम का सम 0 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा ना बिफोर कोलिजन उतना ही टोटल फाइनल मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन। कि आप देखें यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ प्राइम वाली रकम लेफ्ट साइड राइट साइड पे ही रहने देता हूँ, ये देखें ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, थे राइट साइड पे ही रहने दो। जो बगैर प्राइम के वो माइनस में है, दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएंगी प्लस। तो देखें ये इक्वेशन आ गई हमारे पास जो क्या बता रही है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या टोटल इनिशियल मोमेंटम और राइट हैंड साइड के टोटल फाइनल मोमेंटम। कि वी कैन से यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम वाकई इन दोनों बॉल्स का बराबर है किसके टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो हमने प्रूव कर दिया वाकई कि जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के क्या होता है इक्वल। एंड पे हमने बता देनी रीज़न क्या है मोमेंटम कंजर्व होने की, इसकी रीज़न है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एमसीक्यूज भी आता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस लॉ का रिजल्ट है या कॉन्सिक्वेंस है, वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि आपने बताना कि फॉर सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज़ के एक सिस्टम है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज आपस में टकरा रही हों,
तो क्या होता है हमारे पास फॉर के बॉडी अ फोर्स एक्सपीरियंस, कि अगर कोई एक बॉडी फोर्स फील करेगी ना तो देयर विल बी इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स ऑन सम अदर बॉडी, तो पक्की बात है उतनी फोर्स किसी और बॉडी पे अमल कर रही होगी। सो दैट एज अ होल टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी फर्ज की एक बॉडी पे फोर्स अमल कर रही है ना 10 न्यूटन और उसने उसका मोमेंटम चेंज किया है, फर्ज किया 15 न्यूटन सेकंड, तो वो बॉडी से फोर्स अमल की है ना, वही बॉडी फिर उस बॉडी पे भी फोर्स अप्लाई करके उसका भी उतना ही मोमेंटम चेंज करेगी, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस तरह ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो। कि अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी से टकरा के उसका मोमेंटम 5 बढ़ा दिया है ना, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी फोर्स लगा के उसका 5 कम कर देगी, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो एज अ होल टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और अगर हम चेंज की बात करें टोटल मोमेंटम की तो वो क्या होगा, जीरो। तो अगर आपसे कहें ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के मुताबिक टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, आपने कहना है कांस्टेंट, लेकिन अगर कहें चेंज इन टोटल मोमेंटम क्या होता है तो आपने क्या कहना है, जीरो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बेटा, इसे पढ़ना और जो भी प्रॉब्लम हो लाजमी आपने पूछना है। ठीक है, और ये टॉपिक आपने एज इट इज़ लिख लेना जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है, बुक से करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आसान लफ्ज़ों में लिख दिया है। तो आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।